ये कहानी है एरिक और पैट्रिक नाम के दो दोस्तों की जो एक रात खूब शराब पीते हैं और मस्ती में पैट्रिक के घर के बेसमेंट में जाने लगते हैं। लेकिन सीढ़ियों से नीचे जाते हुए वो लड़खड़ा जाते हैं और नीचे गिरने की बजाय हवा में ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो बेसमेंट में ही थे, लेकिन उन दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो ऊपर जाकर देखते हैं तो घर पूरी तरह बदला हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि पैट्रिक के बूढ़े माँ बाप अब जवान हो गए थे और वो उन दोनों को ऐसे डांट रहे थे जैसे घर के बड़े अपने बच्चों को डांटते हैं। एरिक और पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो शीशे के सामने जाते हैं तो उसमें अपने 16 साल के रूप को देखकर वो एकदम शॉक रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि किसी तरह वो टाइम ट्रेवल करके 2014 से 1986 में आ गए हैं, जहां वो उस समय के अपने 16 साल के रूप में सबको नजर आ रहे हैं। 1986 में अब वो क्या करेंगे ये कहानी में आगे पता चलेगा, लेकिन पहले देखते हैं कि 2014 में उनकी जिंदगी में चल क्या रहा था और यहाँ आने से पहले उस दिन हुआ क्या था। 2014 में पैट्रिक एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है जिसके क्लिनिक में मरीजों की लाइन लगी रहती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। काम की वजह से वो अपनी वाइफ और बेटी को जरा सा भी टाइम नहीं दे पाता। यहाँ तक कि अपने बूढ़े माँ बाप को उसने एक ओल्ड एज होम में छोड़ रखा है, क्योंकि उसकी वाइफ कैरोलिन भी एक बिजी डॉक्टर है। घर की जिम्मेदारियों को लेकर अक्सर उनमें झगड़ा हो जाता है, जिससे पैट्रिक को लगने लगा है कि उसकी शादी अब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है। खुशी और एक्साइटमेंट तो उसकी जिंदगी से जैसे खत्म सा हो गया है। वहीं एरिक एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि काफी समय से वो कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पिछले 5 सालों से उसने अपना टैक्स नहीं भरा है, जिससे बचने के लिए वो देश छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहा है। जिंदगी भर वो नई नई लड़कियों के साथ अय्याशियां करता रहा, जिसका आज उसे अफसोस हो रहा है। अपनी इन्हीं अय्याशियों की वजह से उसका अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गया है और 5 साल चली शादी के बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं है। या यूं कहें कि अपनी अनस्टेबल लाइफ की वजह से वो बच्चे के बारे में हिम्मत ही नहीं कर पाया। देश छोड़कर भागने से पहले वो अपनी माँ से मिलता है और पैट्रिक को फोन करके उससे मिलने के लिए कहता है। पैट्रिक भी उससे अपने दिल की बात करना चाहता था, इसलिए वो उसे शहर से दूर अपने मॉम डैड के उसी पुराने घर में बुला लेता है जहाँ उनके हाई स्कूल के दिन बीते थे। वो कैरोलिन और अपनी बेटी को भी साथ ले आया था, क्योंकि इससे उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि वो उन्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता। एरिक भी अपनी बेटी की उम्र की एक नई गर्लफ्रेंड को साथ लाता है और रास्ते का सारा खर्च उसी से करवाता है। डिनर के बाद दोनों दोस्त घर के बाहर अकेले बैठकर बातें करने लगते हैं। वो अपने हाई स्कूल के दिनों की बातें करते हैं, क्योंकि यही वो वक्त था जब उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले लिए थे। पैट्रिक अपने दिल की बात कहता है कि काश हाई स्कूल के बाद मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई न की होती तो तुम्हारी तरह मैं भी आजाद घूमता। लेकिन एरिक उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए उसे अपनी हालत बताता है और कहता है कि गलती तो मैंने की थी। काश हाई स्कूल के बाद मैंने बीच में ही पढ़ाई न छोड़ी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह एक डॉक्टर होता और अपनी फैमिली के साथ आराम से जिंदगी जी रहा होता। बातें करते करते दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी, जिसके बाद अपने हाई स्कूल के दिनों की और भी बहुत सी यादें ताज़ा करते हुए वो दोनों घर के बेसमेंट में जाने लगते हैं, जहां उन दिनों वो काफी टाइम साथ में बिताया करते थे। लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उनके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि अब वो वाकई 1986 के अपने हाई स्कूल के दिनों में आ पहुंचे। अब दोनों पैट्रिक के मॉम डैड के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो उनकी बातों से पता चलता है कि 1986 में आज वो दिन है जिस दिन उनका हाई स्कूल का रिजल्ट आया था। ये वो वक्त था जिसके बाद उन्होंने जिंदगी और आगे की पढ़ाई के कुछ जरूरी चुनाव किए थे। 2014 में उनकी जिंदगी जैसी भी है वो इन्हीं चॉइसेस का रिजल्ट है। पैट्रिक के डैड एक डॉक्टर थे, इसलिए उनके कहने पर पैट्रिक ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, जबकि एरिक इंग्लिश में फेल हो गया था, जिसके बाद उसने आगे की पढ़ाई ही नहीं की और बाद में अपने डैड की ही तरह रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया। ब्रेकफास्ट के बाद पैट्रिक एरिक से कहता है कि जिस तरह बेसमेंट की सीढ़ियों से गिरकर हम यहाँ 1986 में आए हैं, उसी तरह फिर से गिरकर हम 2014 के समय में वापस भी जा सकते हैं। वो जल्दी से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन 2014 में एरिक के डैड की मौत हो चुकी है, इसलिए जाने से पहले वो एक बार अपने डैड से मिलना चाहता है। इसके बाद पैट्रिक के डैड उन दोनों को लेकर अपने इस पुराने घर से शहर पहुंच जाते हैं। पैट्रिक अपने मॉम डैड के साथ अपने शहर वाले घर चला जाता है, जबकि एरिक सीधा अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट जाता है। लेकिन उसके डैड उसे देखकर खुश नहीं होते। अपनी मॉम से उसे पता चलता है कि कल जब उसके डैड उसे स्कूल से लेने गए थे तो उसने उनकी फूड डिलीवरी वैन में बैठने से मना कर दिया था और कहा था कि इस खटारा गाड़ी में बैठने में उसे शर्म आती है। एरिक को अब याद आता है कि ये बात उसके डैड को इतनी बुरी लगी थी कि फिर कभी उन्होंने पूरी जिंदगी उससे बात नहीं की थी। ये याद आते ही वो जल्दी से उनके कमरे में जाता है, लेकिन उसके डैड टीवी के सामने सोए हुए थे। एरिक फिर भी जो उसके दिल में था सब कह देता है। वो उनसे माफी मांगता है और फिर यहाँ से सीधे पैट्रिक के घर जाता है। प्लान के मुताबिक दोनों को यहाँ से पैट्रिक के उसी शहर से दूर वाले पुराने घर जाना था और घर के बेसमेंट की सीढ़ियों से गिरकर 2014 के अपने असली टाइम में वापस जाना था। लेकिन एरिक कहता है कि क्यों ना आज का दिन यहीं गुजारते हैं और रात को वापस चलते हैं। पैट्रिक मना करता है, मगर एरिक कहता है कि शाम तक की ही तो बात है, देख लो वहाँ तुम्हारी वाइफ कैरोलिन भी होगी, तुम एक बार फिर उसे यंग देखने का मौका कैसे छोड़ सकते हो।
अब पैट्रिक मान जाता है और दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें अपने सभी दोस्त और क्लासमेट्स देखने को मिलते हैं। तभी सामने से कैरोलिन आती है और उनसे मिलकर बताती है कि वो पास हो गई है। 1986 में आज के दिन तक पैट्रिक ने कैरोलिन से अपने दिल की बात नहीं कही थी। अभी उसका एक हैंडसम बॉयफ्रेंड है और पैट्रिक को अभी तक वो सिर्फ अपना एक क्लासमेट मानती है, वैसे ही जैसे एरिक को भी मानती है। पैट्रिक के सामने ही कैरोलिन अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी, जिससे पैट्रिक का खून खोल रहा था। मगर वो जानता है कि आज से एक हफ्ते बाद सब कुछ बदलने वाला है। एक हफ्ते बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेगी और फिर पैट्रिक कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद वो किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं, इसलिए वो बेफिक्र हो जाता है। अब रात को वो अपने डैड की कार से एरिक को लेकर अपने उसी पुराने घर की ओर चल देता है जहाँ से वो 2014 में वापस जा सकते हैं। लेकिन रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकवाकर एरिक कहता है कि मुझे नहीं जाना 2014 में वापस। भला मैं उस जिंदगी में जाकर क्या करूंगा जहाँ ना मेरी बीवी है ना कोई बच्चा, जहाँ टैक्स से बचकर मुझे देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। वो कहता है कि हमें ये एक सुनहरा मौका मिला है, यहाँ रुककर मैं अपनी जिंदगी को फिर से ठीक करना चाहता हूँ। अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। मैं अपना इंग्लिश का एग्जाम फिर से पास करूंगा और मेडिकल की पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनूंगा। इस बार मैं कोई अय्याशियां नहीं करूंगा और किसी अच्छी लड़की से शादी करके तुम्हारी तरह फैमिली के साथ रहूंगा। इस पर पैट्रिक हंसकर कहता है कि इसका मतलब तुम वो सब करना चाहते हो जो मैंने किया था। एरिक कहता है कि तुम भी तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो और तुम भी तो मेरी तरह आजाद रहना चाहते हो। पैट्रिक कहता है कि हाँ चाहता तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कंगाल नहीं हो सकता, इतना तो मैं समझदार हूँ। अब वो भी एक्साइटमेंट में कह देता है कि चलो इस बार उल्टा करते हैं, जो कुछ मैंने किया था वो तुम करो और जो तुमने किया था वो मैं करूंगा। इस तरह वो दोनों अपनी पसंद से खुलकर जिंदगी जीने के लिए वापस शहर में अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन एरिक अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी के लिए कैरोलिन की मदद लेता है और पैट्रिक भी उसके साथ जाता है। इसके बाद रात को एरिक पैट्रिक को एक नाइट क्लब में ले जाता है, क्योंकि जो अय्याशियां पहले एरिक करता था वो अब पैट्रिक को करनी थी। लेकिन क्लब के बाहर खड़े बाउंसर धक्के मारकर उन दोनों को भगा देते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अभी 16 साल के थे। एरिक ने क्लब जाना 18 की उम्र में शुरू किया था। एरिक उसे वहीं छोड़कर घर की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करनी है। क्लब के बाहर पैट्रिक अपने से बड़ी उम्र की एक लड़की पर लाइन मारने लगता है, क्योंकि क्लब के अंदर जाकर भी उसे यही तो करना था। वो लड़की भी उससे उसी के अंदाज में बात करने लगती है, लेकिन इतने में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिससे डरकर पैट्रिक चुपचाप वहां से खिसक जाता है। घर आकर वो बिन बात के अपने डैड से झगड़ा कर लेता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे बस घूमना फिरना है और पार्टियां करनी है। इस पर उसके डैड भी गुस्से में कहते हैं कि डॉक्टर नहीं बनना तो मत बनो, कुछ और बन जाओ, लेकिन अय्याशियां तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। दूसरी ओर एरिक जब घर पहुंचता है तो घर में एंटर करते ही उसे एक के बाद एक तमाचे पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके डैड इस बात को लेकर बहुत गुस्से में थे कि एक सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी वो रातों में घूमता फिर रहा है। इसके अगले दिन एरिक कैरोलिन के बॉयफ्रेंड को एक नकली लेटर देकर कैरोलिन के साथ उसका ब्रेकअप करवा देता है, जिससे पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा है। असल में अब वो पैट्रिक की तरह एक डॉक्टर बनने के साथ साथ उसकी वाइफ कैरोलिन को भी अपनी वाइफ बनाना चाहता है। लेकिन पैट्रिक को उसके इरादों पर तब शक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एरिक ने कैरोलिन को टीवी पर फुटबॉल मैच देखने के लिए बुला लिया, जबकि पैट्रिक को इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। फिर भी कैरोलिन एरिक की बजाय पैट्रिक से ही ज्यादा बातें कर रही थी। दोनों ही उसके लिए अच्छे दोस्त थे, लेकिन पैट्रिक से वो ज्यादा घुल मिलकर रहती थी। मैच के बाद भी एरिक की बातों से पैट्रिक को शक होता है कि वो आज कैरोलिन को कहीं घुमाने ले जाने का प्लान बना रहा है और उससे ये बात छुपा रहा है। एरिक का इरादा जानकर पैट्रिक परेशान होने लगता है। 2014 में जरूर उसे लग रहा था कि कैरोलिन और उसके बीच परिवार की जिम्मेदारियों के अलावा कुछ नहीं रह गया है, लेकिन यहाँ 1986 के टाइम में आने के बाद जवानी की वो सारी यादें, सारी रोमांटिक फीलिंग्स, उसे वो सब कुछ फिर से महसूस होने लगा है। कैरोलिन को खोने का डर उसे चैन से बैठने नहीं देता, इसलिए वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाकर उससे पता कर लेता है कि कैरोलिन कुछ दोस्तों के साथ रोलर स्केटिंग क्लब गई है, जहाँ कैरोलिन एरिक के साथ स्केटिंग कर रही थी। असल में एरिक ने उससे झूठ बोल दिया था कि पैट्रिक भी यहाँ आने वाला है। अब जैसे ही दूर से पैट्रिक की उन दोनों पर नजर पड़ती है तो लड़खड़ाने की वजह से दोनों एक दूसरे के ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। गुस्से में पैट्रिक भी उधर जाने लगता है, लेकिन उसे स्केटिंग बिल्कुल नहीं आती, इसलिए वो गिरते गिरते उसी लड़की की बाहों में जा गिरता है जो उस रात उसे क्लब के बाहर मिली थी और अपने बॉयफ्रेंड के सामने वो उससे ज्यादा बातें नहीं कर पाई थी। वो पैट्रिक के साथ रोमांस करने के लिए उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन पैट्रिक का दिमाग तो कैरोलिन पर ही अटका हुआ है। किसी भी हालत में वो उसे अपनी जिंदगी से खोना नहीं चाहता, लेकिन वो करे तो क्या करे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कूल और हैंडसम एरिक उसे अपने जाल में फंसा ही लेगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना ऐसा होने से पहले ही वो 2014 के टाइम में वापस चला जाए। उस लड़की के साथ शहर से दूर अपने उसी पुराने घर में चला जाता है। लड़की को लगा कि यहाँ वो रोमांस के इरादे से आया होगा, लेकिन पैट्रिक बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे छलांग लगा देता है। मगर बार बार छलांग लगाने और अपनी हड्डी पसली एक करवाने के बाद भी वो यहाँ से अपने टाइम में वापस नहीं जा पाता, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक साथ ही यहाँ आए थे और उन दोनों को एक साथ ही यहाँ से वापस भी जाना होगा।
दूसरी ओर क्लब के बाहर एरिक और कैरोलिन फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन अचानक एरिक को एहसास होता है कि ये सब ठीक नहीं है। उसकी नजर में कैरोलिन उसके दोस्त की वाइफ है। उसने उसे इस नजर से कभी देखा ही नहीं था। आखिर वो बिना कुछ कहे तेजी से वहाँ से भाग जाता है। इधर पैट्रिक की अजीब हरकतें देखकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो उसे शहर के एक डांस क्लब में ले आती है और यहाँ एक कोने में उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। पैट्रिक भी ऐसा करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे फिर से कैरोलिन का ख्याल आ जाता है, जिसके बाद वो एकदम से रुक जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। वो लड़की हैरान होकर उसे देखने लगती है क्योंकि यहाँ उसके लिए वो एक 16 साल का लड़का है। अगर उसे कुछ पागल समझकर लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पैट्रिक अब एरिक के घर फोन करके कहता है कि मुझे पता है तुम कैरोलिन को मुझसे छीनना चाह रहे हो, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें घसीट कर अपने समय में वापस ले जाऊंगा। वो अपने अंदर का सारा गुस्सा उगल देता है, लेकिन फोन एरिक ने नहीं बल्कि उसके डैड ने उठाया था, जिन्हें समझ नहीं आता कि पैट्रिक ये क्या बातें कर रहा है। अब घर जाते हुए रास्ते में उसे एक घबराया हुआ आदमी मिलता है जिसकी वाइफ को बच्चा होने वाला है, लेकिन एम्बुलेंस रास्ते में कहीं फंस गई है। ये सुनकर पैट्रिक उसके घर में चला जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि घबराओ मत, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं घर पर ही तुम्हारी डिलीवरी करा देता हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक 16 साल का लड़का डॉक्टर कैसे हो सकता है। आदमी उसे धक्के मारकर भगाने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा लेबर पेन हो रहा था। वो अपने हस्बैंड को डांट देती है। इस तरह पैट्रिक बड़े आराम से उस औरत की नॉर्मल डिलीवरी घर पर ही करवा देता है, मगर जैसे ही इमरजेंसी हेल्प आती है तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। आज उसे एहसास होता है कि उसका काम ऐसा वैसा नहीं है। वो लोगों को नई जिंदगी देने का काम करता है। उसे इस काम से शिकायत नहीं होनी चाहिए। घर पर वो अपने डैड को नींद से जगाकर कहता है कि डैड अब मुझे बस डॉक्टर ही बनना है। उसके डैड हैरानी और गुस्से में उसे देखते हुए कहते हैं कि ये बात तो सुबह भी हो सकती थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम जो बनना चाहते हो बनो, ये तुम्हारी जिंदगी है, अब तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो। अगले दिन एरिक अपना इंग्लिश टेस्ट देने के लिए जाता है, लेकिन जिसका वो रट्टा मार कर आया था एग्जामिनर उसे छोड़कर सब कुछ पूछ लेती है, जिसकी वजह से वो फिर से इंग्लिश में फेल हो जाता है। इधर पैट्रिक कैरोलिन से मिलता है और हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। उसके इस रोमांटिक अंदाज को देखकर कैरोलिन बहुत खुश होती है, मगर इतनी जल्दी वो अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। पैट्रिक भी ये समझ जाता है और उसे अपनी ग्रेजुएशन पार्टी में इनवाइट करके चला जाता है। ये पार्टी उसके मॉम डैड के उसी शहर से दूर वाले घर में होनी थी, इसलिए पैट्रिक के मॉम डैड कैरोलिन को भी अपनी कार में ले जाने लगते हैं। चलने से पहले वो पैट्रिक से एरिक के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है और पार्टी में कैसे आएगा, लेकिन पैट्रिक तो चाहता ही नहीं था कि एरिक पार्टी में आए और कैरोलिन फिर से उसके पीछे पीछे मंडराती फिरे। वो अपने मॉम डैड से कह देता है कि उसे क्या पता एरिक कहाँ है। उसके मॉम डैड हैरान होते हैं कि दोनों दोस्तों के बीच आखिर हो क्या गया है। वो एक बार फिर उससे पूछते हैं, लेकिन जब वो फिर से उसी तरह जवाब देता है तो गुस्से में उसके डैड उसे जोर का तमाचा मार देते हैं और कैरोलिन के साथ उसे भी लेकर अपने पुराने घर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी ओर एरिक के डैड अपनी उसी फूड डिलीवरी वाली पुरानी गाड़ी में उसे पैट्रिक की पार्टी के लिए ले जाने लगते हैं। रास्ते में एरिक उनसे अपने दिल की बात कहता है कि उनके साथ होने में वो शर्म महसूस नहीं करता। उसके डैड ये बातें सुनकर खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बताता है कि अपने टेस्ट में वो फेल हो गया है तो उसके डैड उस पर भड़क उठते हैं और उसे उल्लू गधा पता नहीं क्या क्या कह डालते हैं। मगर गुस्सा होने की बजाय वो उनसे कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। अपने डैड से इस तरह की इमोशनल बातें वो इसलिए कर रहा था क्योंकि कुछ ही दिन में उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए किसी तरह वो उनकी नाराजगी दूर करना चाहता है। अपने दिल की जो बातें वो पहले नहीं कह पाया था वो अब कहना चाहता है। आखिर वो पार्टी में पहुंच जाता है तो उसे देखते ही कैरोलिन बाहर उसके पास आ जाती है। पैट्रिक को इससे काफी बुरा लगता है और एरिक को अकेले में ले जाकर वो उससे कहता है कि कैरोलिन से दूर रहो, तुम अच्छी तरह जानते हो वो मेरी वाइफ है, मेरी बेटी की माँ है। वो एरिक सफाई देता है कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन पैट्रिक उसका यकीन नहीं करता। कहता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। गुस्से में वो एरिक के डैड के बारे में भी गलत बोल देता है, जिससे एरिक को भी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो कहता है कि कैरोलिन अभी तुम्हारी वाइफ नहीं है, बल्कि अभी तक तो तुमने उसे किस भी नहीं किया है। अब ये वो तय करेगी कि वो किसे पसंद करती है। बात आगे बढ़ते बढ़ते दोनों में झगड़ा होने लगता है और सबको पैट्रिक की गलती नजर आती है। कैरोलिन को भी लगता है कि पैट्रिक उसे लेकर ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है और अपने ही दोस्त पर शक कर रहा है, इसलिए वो भी गुस्से में उसे और जलाने के लिए एरिक के साथ डांस करने लगती है। पैट्रिक कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो ऐसे अपनी वाइफ को किसी और की कैसे होने दे सकता है। अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो 2014 में उसकी पूरी जिंदगी ही बदल सकती है। बिना सोचे समझे वो एरिक पर झपट पड़ता है और दोनों लड़ते हुए बेसमेंट की उन्हीं सीढ़ियों पर आ जाते हैं। इस बीच जैसे ही वो लड़खड़ा कर नीचे गिरते हैं तो एक बार फिर से दोनों बीच हवा में ही गायब हो जाते हैं और उनके 16 साल वाले रूप वहीं सीढ़ियों पर लड़ते हुए रह जाते हैं। इस तरह वो दोनों 2014 में अपने टाइम में वापस आ जाते हैं, जहां सबसे पहले एरिक होश में आता है। उसे नहीं पता था कि 1986 में कैरोलिन ने किसे चुना होगा। उस वक्त जिसे भी उसने चुना होगा आज वो उसी की वाइफ होगी। आखिर घुमा फिरा कर वो उससे पूछ ही लेता है, लेकिन पता चलता है कि वो अभी भी पैट्रिक की ही वाइफ है।
उसे लगा कि 1986 में उनके जाने से 2014 में कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन दूसरे कमरे का नजारा देखते ही वो हैरान रह जाता है, क्योंकि इस कमरे में उसकी वो गर्लफ्रेंड नहीं थी जिसे वो साथ लाया था, बल्कि उसकी जगह उसकी वाइफ थी जिससे उसका डिवोर्स हो गया था। और तो और उसकी वाइफ अब प्रेग्नेंट भी थी। थोड़ी देर में पैट्रिक भी होश में आ जाता है और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कैरोलिन से मिलता है। दोनों बहुत खुश थे, जिससे पता चलता है कि उनके रिश्ते में जो एक बोरियत आ गई थी उसकी जगह प्यार और रोमांस ने ले ली है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि एरिक ने कैरोलिन को उससे छीनने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में उसके सामने जाता है और फिर से उस पर चिल्लाने लगता है। एरिक प्यार से उसे समझाता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मैंने तो इसकी कोशिश भी नहीं की। आखिरकार पैट्रिक शांत होता है, जिसके बाद दोनों को बातें करते हुए दिखाया जाता है। पैट्रिक कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो वापस आ गई, लेकिन जिस टैक्स की वजह से तुम देश छोड़कर भाग रहे थे उसके बारे में क्या करोगे। इस पर एरिक मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मेरे ऊपर ना कोई टैक्स है और ना ही किसी का कर्ज है। मेरी वाइफ ने बताया कि पिछले 5 साल से मेरा सारा अकाउंट वही संभालती है। मेरा बिजनेस भी पहले से अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब मैं पहले की तरह याशिया नहीं करता। इसके बाद पैट्रिक घर के अंदर जाता है तो अपने मॉम डैड को देखकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड किसी ओल्ड एज होम में नहीं बल्कि उसके साथ ही रहते हैं। ये जानकर वो बहुत खुश होता है। उसके मॉम डैड उसे हैरानी भरी नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि एरिक के साथ तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अरे हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि इस बार दोनों अपने बचपन के दिनों में पहुंच गए हैं। क्लास में दोनों डरे सहमे अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि होमवर्क न करने की वजह से उनकी कुटाई होने वाली है।